जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 जिसमें हम ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश हेरिटेज फोल्ड कल्चर एंड फोक लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अभी तक हमने 3 लेक्चर देख लिए हैं। ये अभी 4th लेक्चर है, बट ये लेक्चर 3 का ही सेकंड पार्ट है जिसमें हम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स, जो आपके आदिवासी भाई हैं हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले, उनको संविधान की तरह से क्या संरक्षण दिया गया, क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम वीडियो को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, जिससे एमपीपीएससी प्रीलिम्स इवन आपका मेंस में भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि एमपीपीएससी का कट ऑफ आपको पता है बहुत ज्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आजकल का 1950 में भारत का जो संविधान बना था उसके बाद जो चेंज आए हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, जिससे कि अगर एमपीपीएससी पीछे से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पीछे भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और उनकी वजह से ही, जैसे एक आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 पढ़ा होगा, उसका ही जो एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं, मैक्सिमम जो आपके एक्ट रूल्स लिए गए हैं, जो आर्टिकल्स लिए गए हैं, वो आपके कहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे जो चीजें लिए गई हैं जो संविधान में अपने आदिवासी भाइयों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो लिए गए हैं, वो आपके कहां से लिए गए हैं, पीछे से लिए गए हैं। उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। जैसे आपको पता है सबसे पहला एक्ट जो आया था रेगुलेटरी एक्ट 1773 में, उसमें हम इसमें क्या ब्रिटिश कंट्रोल की जो बात की गई थी, इसमें जो है ट्राइबल रीजन जो थे, मतलब जंगल में जो लोग रहते थे, वहां पे ज्यादा बात नहीं की गई, मतलब इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, मतलब बात करने की अंग्रेजों ने कोशिश की थी, बट कोई डायरेक्टली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो इसलिए रेगुलेटरी एक्ट 1773 में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, या कोई जो प्रोविजंस है वहां बनने स्टार्ट नहीं हुए। उसके बाद 1784 में जो आपका क्राउन आया, ठीक है, उसके बाद आपका ट्राइबल रीजन को वाइल्ड ट्रैक्ट बोल दिया गया, मतलब जंगल के रास्ते जो हैं जहां पे लोग रहते थे, तो उसमें थोड़ा सा इनकी बात की गई है, बट ये भी मतलब अगर कहें ऑफिशियल रूप से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी आदिवासियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। उसके बाद हम बात करें चार्टर एक्ट आए 1793, 1813, 1833, 1853। इसमें हम थोड़ा सा जो है एक्सपेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बढ़ाया गया, और मिशनरीज जो आती हैं, जो आपका कन्वर्जन का भी मोस्टली काम करती हैं, क्रिश्चियन लोगों को बनाने की कोशिश की। आपने झारखंड की अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी होगी कि पूरे गांव को जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ये ऑफर देते हैं, बहुत सारे जॉब देते हैं, पैसा देते हैं, बहुत डिस्काउंट देते हैं, लोन में डिस्काउंट देते हैं, काफी सुविधा देते हैं, जिससे आदिवासी भाई जो हैं वो क्या करते हैं कि मोस्टली क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मिशनरीज जो थी वो आई थी, तो यहां से थोड़ा बहुत जो है चेंज होना स्टार्ट होगा। 1833 का जो एक्ट था, उसमें पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जो बात की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी, जो आपका ट्राइबल्स का। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट समझ लेंगे। उसके बाद बात करें फर्स्ट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द ट्राइबल रीजन। लीगल मतलब आपको कानून जो बनाया गया था पहला, वो आपका असम फ्रंटियर ट्रैक्ट रेगुलेशन के अंदर आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पहला जो बनाया गया था, वो पहला रूल्स का नाम क्या था। उसका नाम असम फ्रंटियर ट्रैक्ट रेगुलेशन था, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है कि वो जो है 1874 में लाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो मार्क करता हूं मैं, उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसके अलावा आपको बस एक सरसरी निगाह से देखना है। उसके बाद 1880 में आपका स्पेशल रूल्स ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन आया। फिर संथाल परगना के कुछ रेगुलेशन आए। संथाल आपको जैसे पता है कि झारखंड वाला जो एरिया, वहां पर संथाल जो ट्राइब्स रहती है, तो वहां पे कुछ है 1872 में। 1914 में लैंड प्रोटेक्शन ऑफ संथाल ट्राइब्स, जो आपके संथाल भाई थे, संथाल ट्राइब्स थे, वहां पे जो जमीन थी उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट 1914 में बनाए गए, ठीक है। तो ये है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बस आपको फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ 1833 में, और फर्स्ट लीगल रिकॉग्निशन कब हुआ, फर्स्ट रूल कब बना दिया गया कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये सजा होगी, वो आपको बनाया गया 1874 में, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क लैंड प्रोटेक्शन लॉ जो बने गए, उसमें आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, 1878 और 1927, इसमें आपके फॉरेस्ट एक्ट जो बनाए गए थे, तो ऑब्वियसली आदिवासी भाई जो रहते थे वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके मैनेजमेंट, उनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उनके लिए जो एक्ट बनाए गए थे, ठीक है। जिसमें आपका लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसमें आपका जब वहां उनको डिस्प्लेस किया जाएगा तो कहां पे उनको रहने की जगह दी जाएगी, वहां वाली बातें जो है वो की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो 1871, 1911 और 1924, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के घर में घुसेंगे तो आपको वो मारेंगे। तो जब अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां पेड़ काट के उनको भगा के बस्तियां बनानी स्टार्ट की, तो ट्राइब्स उनके ऊपर क्या करने लगे, ट्राइब्स उनके ऊपर हमले करने लगे। जब हमले करने लगे तो एक स्पेशल एरिया जो था, नॉर्मली सब जगह के ट्राइब्स अलग अलग होते हैं, कुछ जगह के ट्राइब काफी ऑफेंसिव थे और उन्होंने अंग्रेजों पे क्या करना है, हमले करने स्टार्ट कर दिए। इसलिए अंग्रेजों ने क्या लाया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया, ठीक है, 1871, 1911, 1924, जिसमें कुछ जो थे ट्राइब्स थे, ग्रुप थे, उनको हेरिडेटरी क्रिमिनल्स बोल दिया। मतलब ये बोल दिया कि ये जन्म से ही और इनका जो पीढ़ी से क्या है, ये क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। और उनके लिए उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाए, उनको बहुत मारा जाने लगा, ठीक है। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर आता है। उसके बाद सेंसस क्लासिफिकेशन जो कि 1871 से 1931, सबसे आपको पता होगा, सबसे पहला जो सेंसस किया गया 1871 में किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसके अंडर में, कौन से ब्रिटिशर थे जिन्होंने 1871 में पहला सेंसस किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जब कमेंट करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो 1871, 1931 में अगर हम बात करें तो पहली बात, एब ओरिजिनल ट्राइब्स, एब ओरिजिनल ट्राइब्स वर्ड यूज किया गया, जो यहाँ के ओरिजिनल नहीं थे, ठीक है, या मतलब यहाँ के ओरिजिनल हुआ करते थे। और हिल ट्राइब्स, जो हिलों में रहते थे, एनिमिस्ट कहा गया 1931 में, जो हट्टन थे, ठीक है, 1931 का, उन्होंने जो है ट्राइब्स के लिए क्लियर सोशियोलॉजी डेफिनेशन बताई कि आखिर ट्राइब्स होते कौन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हट्टन कमीशन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। हट्टन कमीशन वो कमीशन था जिन्हें पहली बार ट्राइब्स की जो है डेफिनेशन बताई थी। इसके बाद बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें आपका बैकवर्ड ट्राइब्स में बात की गई, ठीक है। किसको, उनको क्या बोला गया, बैकवर्ड ट्राइब्स बोला गया, ठीक है, जो पिछड़े हैं, वो ऐसा बोला गया। उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट 1935, जैसे आपको पहले भी बता चुका हूं लास्ट वीडियो में भी, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया बताया गया, जिसको एक्सक्लूडेड एरिया को आज हम 5th शेड्यूल कहते हैं, और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया को 6th शेड्यूल कहते हैं। TAMM याद होगा आपको, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये आपको याद है ना, चार स्टेट जो हुआ करते थे। तो इसका मैंने शॉर्ट बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें 1950, हमारा देश का जब संविधान बन गया, तो उसके बाद जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क किए गए उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टच हमारा सब होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो एग्जाम में, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, SC/ST ऑर्डर 1950 से 2023 के बीच में क्या क्या बहुत सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए गए, प्रेसिडेंट ने बहुत सारे ऑर्डर निकाले ST लिस्ट में, ठीक है। ये ट्राइब रहेंगे, ये ट्राइब नहीं रहेंगे। 700 से ज्यादा ट्राइब इंडिया में रहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इसमें आपकी हम बात करें तो मेजर एक्ट जो है प्रोटेक्शन ट्राइब, उसके लिए अबोलिशन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1952 बनाया गया, जिसको ट्राइबल को नोटिफाई, जैसे आपको बताया अभी कि कुछ ट्राइब जो थे जिनमें अंग्रेज जाते थे, जिनके वहां पे उनको मारते थे, तो अंग्रेजों ने उनको क्या बोल दिया था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या है, हेरिडिटरी जो है वो क्रिमिनल्स है। तो 1952 में उनको क्या किया गया, शामिल कर लिया गया नॉर्मल ट्राइब्स में, और इनको क्रिमिनल का जो ये दिया गया था वो हटा दिया गया, मतलब वो क्रिमिनल अब नहीं रहे। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया 1980 में, ठीक है, उसमें रेगुलर यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड बात की जाए, फॉरेस्ट रिजर्वेशन, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है कि उसमें ट्राइब्स की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि ट्राइब्स जो है वो जंगलों में रहा करते थे, तो उनका प्रोटेक्शन कैसे है, उनको डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा उसे, या उनकी जरूरतों का कैसे पूरा किया जाएगा, और उनकी कल्चर को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, ये सारी बात हमेशा की गई होंगी। उसके बाद SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वॉयलेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता है कि MPPSC ने अभी इसके पहले जो चेंज किया था उसमें बहुत सारी आपका जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, वो बात की जाती थी यूनिट 10 में। लेकिन उससे पहले अगर आप जाएंगे तो SC/ST कमीशन जो था वो MPPSC का पार्ट था, और बहुत डीप में क्वेश्चन इससे आया करता था। इसको थोड़ा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करें बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस, जहां भी आपकी बता दिए, जहां भी आपका फॉरेस्ट की बात होगी और जहां भी बायोडाइवर्सिटी की बात होगी, बायोलॉजिकल चीजों की बात होगी, वहां पर भी आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज की हमेशा बात की जाएगी, क्योंकि ट्राइब्स हमेशा जंगल में रहते थे। जब भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की जाएगी या उनमें कोई भी चेंज किया जाएगा तो उनके प्रोटेक्शन की जरूर बात की जाएगी। इसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है डिटेल में बात करने के लिए, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्या आया, इसके बाद आपका आया LARR एक्ट, ये भी उसके बाद आया, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि LARR का क्या क्या होता है।
तो LARR का एक्चुअली क्या होता है कि ये था द राइट ऑफ फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, LA लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट कहते हैं 2013 में। ठीक है, कि जब उनको आप किसी का जंगल का फॉरेस्ट की जमीन को आप लेंगे, एक्विजिशन उसका करेंगे, तो उनके लोगों को कहां पे बसाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करेंगे, उसके लिए लाया गया था। ठीक है, ये आपका ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। उसके बाद मैंडेटरी कंसेंट में SIA आपका आता, सोशल इंपैक्ट एसोसिएशन, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया गया कि अगर हम इनको हटाएंगे तो क्या सोशल, इनके सामाजिक रहन सहन में क्या चेंज आएगा, तो उसका वो किया गया। उसके बाद उन्होंने कैंपा लाया, जिसको आप कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की गई। कैंपा एक्ट 2016 लाया गया, जिसमें आपका क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ पैसे डालेगी और उस पैसे से इनका क्या किया जाएगा, उस पैसे से इनका मैनेजमेंट किया जाएगा और इनके जो ट्राइब्स हैं उनका आपका कैसे वो भरण पोषण करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे उनकी व्यवस्थाएं की जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, उस फंड से उनकी प्लानिंग की जाएगी। ठीक है, रेगुलेटेड एफोरेस्टेशन फंड विद ट्राइबल राइट कंसिडर, ट्राइब के लिए यहाँ पे क्या किया गया, फंड कलेक्ट किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑन सेल्फ रूल पेसा एक्ट जो आया है, ठीक है, पंचायती राज के लिए, पंचायती के लिए, उसके बारे में ग्राम सभा को सबसे ज्यादा पावर दी। ये क्वेश्चन आ सकता है, पेसा एक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है ग्राम सभा। ठीक है, ये हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करें, इन 3 चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1980, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, MPPSC का हमेशा से पार्ट रहा था ये, उससे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आया करते थे। रूल 1, 2, रूल 3, 4 और उसके सब रूल भी आया करते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो वो पार्ट में उतना रहा नहीं, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसका सबसे पहले हम इसका पर्पस समझते हैं कि जो SC/ST एक्ट लाने का पर्पस क्या था। जैसे आपको पता है कि पहले के जमाने में जो था कि वर्ण भेद जो हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके, या ट्राइब्स लोग हुआ करते थे, उनका बहुत बर्ताव किया जाता था, उनको बहुत गालियां भी कभी कभी दी जाती थी, उनके लिए बुरे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाया गया, इसको SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कहा गया है। 1989 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन से ईयर में लाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1990 लिख देगा, 91 लिख देगा, तो आपको यह पता होना चाहिए। इसका पर्पज एंड प्रोटेक्शन क्या है, प्रिवेंट एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो SC/ST कमीशन लाया गया था, तो जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड राइट, उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी, उनके जो प्रॉपर्टी, उन्होंने जो घर बनाया है, गाड़ी बनाई है, और उनके राइट मतलब उनके जो अधिकार है वो हमारे बराबर होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर क्राइम कमिटेड एंड कास्ट बायस, जो कास्ट की बायस करेंगे, जो गंदे शब्द यूज करेंगे, उनसे भेदभाव करेंगे, छुआछूत करेंगे, और या उनके साथ जो क्राइम करेंगे उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। उसमें आपका स्पेशल पावर दिया गया है, आपका जो अथॉरिटीज है, ठीक है, जिसमें पुलिस को 100% FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी सेक्शन 4 के अंदर। कोई भी कंप्लेन अगर इनसे रिलेटेड आती है तो आपको करनी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। अगर इसकी कंप्लेन हो गई तो वो जो ऑफिसर है वो सस्पेंड हो जाएगा। नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिक्वायर्ड एज क्लासिफाइड बाय मेल, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने बोला, उसने बोला नहीं पहले हम इंक्वायरी करेंगे फिर हम कंप्लेन लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, पहले आप कंप्लेन लिखेंगे उसके बाद जो इंक्वायरी होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस अरेस्ट वारंट विदाउट वारंट अलाउड फॉर लिस्टेड एट्रोसिटी, कोई बेलेबल वारंट नहीं है, उसमें कोई बेल नहीं दी जाएगी, आपको पकड़ लिया गया आपके ऊपर केस चलेगा, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, तुरंत पे तुरंत, जिससे वो मैनिपुलेट ना कर पाए ऑफिसर्स को या किसी को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अप स्पेशल कोर्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल, ऐसा अभी हमारे पास जितने कोर्ट हैं 8 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग रहते हैं, तो इनके लिए अलग से क्या बना दी गई है, स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई है, वहां पर उनका केस चलेगा और उसका स्पीडी ट्रायल होगा, जिससे इनको जल्दी जो है उसका फैसला सुनाया जा सके और इनको जो भी फायदा मिलना हो तुरंत मिल सके। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस को करेगा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर हो या जो आपकी इंक्वायरी कर रहा है, जो कोर्ट में पेश कर रहा है चीजों को, वो अगर कोई भी गलत काम करेगा और नेग्लिजेंस करेगा इंक्वायरी में, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। स्पेशल रूल्स की बात करें तो स्पेशल रूल्स फ्रेम अंडर द एक्ट इंक्लूड्स, उसमें मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन 30 डेज में,
समझ रहे हैं, 30 डेज में मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। रिलीफ एंड रिवेलेशन टू विक्टिम एज पर फिक्स्ड मॉनेटरी शेड्यूल, और उनको किस तरह से कितना पैसा देना है, किस जगह पर रखना है, वो सब बात की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम एंड विटनेस इंक्लूडिंग सेफ एकोमोडेशन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, उनको बचा के रखना है क्योंकि उन पर हमले हो सकते हैं। जो अगर पावरफुल इंसान रहेगा जिसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की है, तो वो जो विक्टिम है और उसका जो गवाह है उसको हमेशा बचा के रखने की भी जिम्मेदारी इसकी होगी। मॉनिटरिंग कमेटी मस्ट मीट पीरियडिकली टू रिव्यू, और पीरियडिकली मतलब कभी 3 महीने 4 महीने में एक बार वो कमेटी मिलेगी और उस पर रिव्यू होगा कि आपने अभी तक कितने हमारे पास केस आए, हमने उसका निपटारा कैसे किया, और अभी हम रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। टाइम बाउंड फिलिंग ऑफ द चार्जशीट 60 डेज फॉर द फास्टर जस्टिस, 30 दिन में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और 7 दिन में उसका, तो ये 30 दिन और 60 दिन आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 30 दिन में उसका इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी और 60 डेज में उनकी चार्जशीट फाइल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें स्पेशल कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स। इस तरह से स्पेशल कोर्ट्स भी रहेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मतलब उनके लिए अलग से आप एडवोकेट्स भी देंगे, और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स भी अलग से कोर्ट्स भी रहेंगे, ठीक है। द एक्ट एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, SC ST कास्ट के लिए अलग से, केसेस के लिए अलग से कोड बनाए गए हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु मस्ट हैव मिनिमम एक्सपीरियंस एंड, उनके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस वाला और एक्सपर्टीज वाला जो इस केस में और इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखता हो, उसमें आपको एडवोकेट भी दे जाएंगे। डेजिग्नेटेड सेशन कोर्ट फॉर द ट्रायल व्हेन एक्सक्लूडेड कोर्ट आर नॉट अवेलेबल, जैसे कि आपका नॉर्मली जो कोर्ट्स होते हैं वो छुट्टी पे चल जाते हैं, तो उस समय सेशन कोर्ट्स जो है उसको डेजिग्नेट करिएगा कि उस समय आप ये फैसला सुनेंगे जिसमें आपका स्पीडी और इफेक्टिव ट्रायल हो सके विदाउट डिले, ठीक है। इसके बाद मॉनिटरिंग अथॉरिटी एंड कमेटी जो है इसमें मेंबर रोल्स होंगे। मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो आपका रेगुलर 3 या 4 महीने मीटिंग करते हैं, उसमें कौन कौन रहेंगे, तो इसमें आपका स्टेट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी में आपका चीफ मिनिस्टर जो रहेगा वो जो रहेगा उसका हेड रहेगा, चेयर करेगा। उसके बाद स्टेट का होम मिनिस्टर रहेगा, सोशल जस्टिस मिनिस्टर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी जो रहेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, क्योंकि पुलिस को ही इसमें फैसला लेना है, चार्जशीट फाइल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, जो DGP, 5 MLA ऑब्लिक MP फ्रॉम SC ST, 5 MP MLA मिला के, या 5 MLA सिर्फ, या 5 MP सिर्फ, इस तरह से 3 नॉन ऑफिशियल SC ST मेंबर, और जो 3 ऐसे मेंबर जो SC ST के नहीं है उनको भी रखा जाएगा, जिससे आपका प्रॉपर निपटारा हो सके, ये बायस्ड ना हो पाए, एक साइड ना चला जाए। फंक्शन रिव्यू एट्रोसिटी डाटा, लॉ एनफोर्समेंट, विक्टिम वेलफेयर एंड पॉलिसी, किसके बारे में बात करेंगे, कितने आज तक केस हमारे पास आए हैं और उनमें क्या क्या फैसले हुए हैं, कितने जल्दी निपटारा किया गया। लॉ एनफोर्समेंट, जो केसेज आ रहे हैं उनको रोकने का क्या हम लॉ बना सकते हैं। विक्टिम के जिनके साथ अगर कुछ गलत हुआ उनके लिए, विक्टिम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन को दूसरी जगह बसा सकते हैं, उनको जॉब दे सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी लाई जाए कि उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। ये सब बातें की जाती हैं आपकी मॉनिटरिंग अथॉरिटीज में। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपकी स्टेट लेवल की जो विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है उसमें कौन कौन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे हम बात करें अगर, तो पेसा एक्ट की बात करते हैं। सबसे जो 96 में आया था, पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, पास टू एक्सटेंड द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल। आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था और किसके लिए था। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, MPPSC का वेरी मोस्ट क्वेश्चन हमेशा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की जाती है, ऑप्शन में आता है, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा पर्पज क्या है इसका, पैसा किस लिए लाया गया। इसमें आपका पंचायत को ज्यादा पावर दी गई, ठीक है, तो इसका पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, ग्राम सभा के पास सबसे ज्यादा पावर दिया गया है, सोल अथॉरिटी दे दी गई, वही जो फैसला लेगा। तो पंचायत एक्सटेंशन और शेड्यूल एरिया 1996 लाया गया। पर्पज इसका क्या है, प्रोटेक्ट ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आने की प्रबल संभावना है, 99% संभावना है पैसा का फुल फॉर्म आने की। कौन से ईयर में आया था ये भी आने की, और इसमें सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये लाया गया, किस शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। पर्पज प्रोटेक्ट ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। ट्राइबल की जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, उनका खुद का एक पंचायत टाइप होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको बताया था ना, तो उनका खुद का फैसला होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं, उनकी खुद का एक गवर्नेंस, एक सिस्टम होता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं, उनका भी एक पंचायत की तरह होता है और उसका फैसला सबको मानना पड़ता है। रिकॉग्नाइज देयर ट्रेडिशनल राइट ओवर लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, उनके ट्रेडिशनल राइट्स, उनके जो कस्टम्स हैं, ठीक है, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन की भी पूजा करते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं, जंगल की भी पूजा करते हैं, वो लोग प्रकृति से जुड़े हैं, तो उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है, उनको कैसे बचाना है। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब जो जंगल लकड़ी काटने वाले हैं,
ठीक है, या जो लोग स्मगलिंग करते हैं चीजों की, जो आपका मधुमेह होता है जिसको हनी कहते हैं आप, ठीक है, मधु जो होता है, मधुमेह माफ कीजिएगा, मधु जो होता है, ठीक है, हनी, और जंगल से और भी जितनी चीजें मिलती, गोंद मिलता है, ठीक है, इलायची मिलती है, तेंदू पत्ता मिलता है, उनका जो लोग तस्करी करते हैं वो लोग इनको कोई नुकसान पहुंचाए उसके बारे में भी पेसम बात करती है। वाई वॉज पेसा नीडेड, ट्राइबल एरिया वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नॉर्मल पंचायती राज ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंस। जैसे कि आपको बता देंगे कल्चर एकदम अलग होता है, रहने खाने पूजा करने सबका कस्टम्स अलग होता है, शादी करने, तो जो ये ट्राइबल एरिया थी वो नॉर्मल पंचायती राज सिस्टम से अलग था, इसलिए आपको पेशा लाया गया। ट्राइबल कम्युनिटी आर गवर्न बाय कस्टम ट्रेडिशन क्लैन बेस्ड सिस्टम। जो ट्राइबल कम्युनिटी किस बेस पे काम करती है, क्लैन पे काम करती है, उनका खुद का क्लैन होता है, एक क्लैन में बहुत सारे लोग रहते हैं कबीले जैसे, ठीक है, उनका खुद का ट्रेडिशन, उनका खुद कस्टम होता है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया वर हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो थे TAMM को छोड़ के, TAMM मतलब त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, इन सब को छोड़ के जो वाले एरिया थे उनमें आपको कॉन्ट्रैक्टर, जैसे किसी ने लकड़ी काटने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो वो घुस के लकड़ी काटने की कोशिश करेगा, अगर कोई बीच में आएगा तो उसको मारेगा। मनी लेंडर जो होते थे, ठीक है, मनी लेंडर मतलब जो लोग लोन देते थे, सपोज इनके पास पैसे नहीं है, कोई ने लोन दे दिया तो इनके ऊपर अत्याचार करेगा। फॉरेस्ट ऑफिशियल भी कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे तस्करी में, आप लकड़ी बेचिए, आप जंगल के जितने भी फॉरेस्ट वाले आइटम्स होते हैं वो सब बेचिए, ठीक है, तो उससे भी बचाने के लिए हमको पेशा लाया गया। पेशा करेक्ट दिस बाय मेकिंग ग्राम सभा द सुप्रीम अथॉरिटी। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, कि सबसे सुप्रीम अथॉरिटी इसमें कौन सी होती है पेशा में। तो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1960 में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है ग्राम सभा, ठीक है। वाई डज पेशा अप्लाई, वेयर डज पेशा अप्लाई, कहां कहां अप्लाई होता है, अप्लाई ओनली तो फिफ्थ शेड्यूल एरिया अंडर आर्टिकल 240। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूं आपको, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां पे अप्लाई, सिक्स शेड्यूल में नहीं अप्लाई होता। बोथ ऑप्शन मत मार दीजिएगा, बोथ एंड भी, ओनली जो ऑप्शन फिफ्थ शेड्यूल एरिया वाला होगा आप उसी में मार के आएंगे, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। कवर 10 स्टेट, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ये एरिया जो है उसमें आते हैं। मध्य प्रदेश भी अपना आता है, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना है। फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल और अप्लाई, ठीक है, फिफ्थ एरिया में, और आर्टिकल 244 पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। नॉट एप्लीकेबल इन सिक्स एरिया, नोट में मैं इसलिए लिख दिया है कि याद रखिएगा सिक्स एरिया में नहीं ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन, और ग्राम सभा को सबसे सुप्रीम अथॉरिटी दी गई, ये क्वेश्चन PASA का फुल फॉर्म और कब ईयर में आया था, ये आने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा, डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा में जब हम आते हैं तो चलिए, ग्राम सभा की डेफिनेशन यहां पे थोड़ा अलग दी गई है। नॉर्मल ग्राम सभा की डेफिनेशन नहीं थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो थे ना उसमें नहीं थी, ठीक है, मतलब उसमें जो थी वो डिफरेंट है। अंडर पेशा मच स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल PRI, जो आपका बताया ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उससे थोड़ा सा अलग है। ग्राम सभा में ए विलेज असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर इन अ हैमलेट हैबिटेशन। याद रखिएगा, ग्राम सभा के डेफिनेशन यूपीएससी ने पूछा हुआ है तो इसके अंदर पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। यूपीएससी ने जब पूछा हुआ है क्वेश्चन तो आपको इसके पूछने की पूरी संभावना है कि ग्राम सभा में क्या आता है। तो अ विलेज असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर इन अ हैमलेट एंड हैबिटेशन। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप हैमलेट पढ़ते हैं। हैमलेट का मतलब कुछ नहीं होता, हैमलेट का मतलब होता है जो एक एरिया होता है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं शहर के बाहर एक जगह पे, उसको हैमलेट कहते हैं, ठीक है। जो हैबिटेशन होता है लोगों का, जितने भी अलग मेंबर हैं, मतलब जितने भी एडल्ट 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो मिलके एक ग्राम सभा बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ग्राम सभा एकदम यहाँ एरिया डिसाइड नहीं किया है, जितने भी असेंबली में जितने भी एडल्ट लोग हैं वो आपका क्या बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएंगे। अर्लियर विलेज वर टू लार्ज, ठीक है। पेशा क्रिएट स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड ग्राम सभा पावर ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे एरिया बना दिए गए, छोटे छोटे ग्राम बना दिए गए पेशा में, और उसके अलावा इसको जिसमें कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी मतलब एक एरिया में इतने लोग रह रहे हैं, इस कास्ट के रह रहे हैं, तो वो अलग एक गांव में ही बहुत सारे गांव बना दिए गए। सपोज अगर हम बात करें कि अगर ग्राम सभा में 640 गांव थे तो इसमें थोड़ा 900 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, इस तरह से। और पावर ऑफ किसको दे दी गई, ग्राम सभा को सुप्रीम पावर दे दी गई, जैसे अभी हमने बात की। इसके बाद बात करें मैंडेटरी कंसल्टेशन, स्टेट मस्ट कंसल्ट ग्राम सभा। अगर स्टेट इस एरिया पे कोई भी चेंज करने वाला है, कोई सड़क बनाने वाला है, कोई फैक्ट्री बनाने वाला है, कोई डैम बनाने वाला है, तो लैंड एक्विजिशन के लिए जो किससे बात करेगा, आपका ग्राम सभा से बात करेगा,
ठीक है। रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट ऑफ हैबिट, जो भी लोग उससे इफेक्ट होंगे, सपोज रोड बना रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, जिन लोगों के घर तोड़ने पड़ेंगे तो उनके लिए आपको अलग से जगह देनी पड़ेगी, उनको अलग से बसाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी बात करेगी। किससे बात किएगा? मैंडेटरी कंसल्टेशन है तो इस एरिया से किससे बात करें? ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी। यूज ऑफ ए माइनर वाटर बॉडी, अगर वाटर बॉडी वहां पर कोई तालाब है, पॉन्ड, उसको किसी पर्पज के लिए, सिंचाई के लिए, नहर के लिए यूज कर रहा है तो भी बात करनी पड़ेगी ग्राम सभा से। अप्रूवल पावर, ग्राम सभा मस्ट अप्रूव। ठीक है, अप्रूवल पावर, ग्राम सभा अप्रूवल पावर क्या है? कोई भी डेवलप, जैसे पता कोई भी डेवलपमेंट प्लान, फैक्ट्री बनेगी, विलेज लेवल स्कीम, कोई भी स्कीम आएगी, ठीक है, लोकल रिसोर्सेज अगर यूज करेंगे, जैसे आपका खनन होना है, तालाब खुदना है, या वैसे बताया नहर बननी है, तो किसकी बात, किससे बात करें? ग्राम सभा जरूर लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी, और इसमें आपको कोई अगर पॉलिसी लानी है तो इसमें किसको किसको फायदा मिलेगा उसको भी आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद बात करें ऑनरशिप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कंप्लीट ऑनरशिप ओवर बैम्बूज, जो आपके बांस होते हैं उसके ऊपर पूरा, तेंदुपत्ता इसके ऊपर पूरा, हनी, लाख और अदर नॉन टिम्बर प्रोडक्ट जो होते हैं, जो एफआरए 2006 में बाद में आए, उनकी ऑनरशिप किसको दी गई? पूरा ग्राम सभा को दी गई है। मतलब छोटी छोटी चीजें, तेंदुपत्ता इनके ऊपर पूरा अधिकार इनका रहेगा, यही बेचेंगे, जिससे इनका भी कुछ पैसे आएंगे, इनका डेवलपमेंट होगा। हनी, शहद हो गया, लाख जिसकी चूड़ियां बनती है, ठीक है, और इस तरह नॉन टिम्बर प्रोडक्ट जो है वो आपके आएंगे। कंट्रोल ओवर नेचुरल सोर्स, वहां पे जो जमीन होगी, जो पानी होगा, नदी तालाब जो होगा, माइनर मिनरल्स होंगे, जो वहां पर खुदाई करके छोटे छोटे, जैसे कॉपर मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, उसका खुदाई हो रहा है तो माइनर मिनरल्स की। तो और उसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस कस्टमरी फॉरेस्ट राइट्स, जो भी उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कोई बताया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उनके ऊपर पूरा अधिकार रहेगा, और कस्टमरी फॉरेस्ट जो उनके जैसे कि कोई पेड़ है उसकी हमेशा पूजा करते हैं तो उसको आपको काटना नहीं, क्योंकि उनके कस्टमरी फॉरेस्ट राइट्स है। पावर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, ग्राम सभा एक्ट, जैसे का मनी लैंडिंग, कोई किसी ने उधार दिया है, कोई सेठ है, साहूकार है, तो उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। लिकर शॉप, मार्केट का रेगुलेशन का, प्रोहिबिशन ऑफ लैंड एलियनेशन टू नॉन ट्राइबल, आप किसी को ऐसे नॉन ट्राइब्स को बेच नहीं सकते। किसी आपको कोई आया, सपोज अडानी चला गया, आपने उसको बेच दिया, वहां पे उसने बिल्डिंग बना ली, फैक्ट्री बना ली, इनका तो ऐसी तैसी हो गई, इनका तो बहुत नुकसान करेगा वहां पे, ठीक है, लोगों का बहुत अधिकार छिन जाएगा, इनके कस्टमर वो पेड़ काट देगा जिनकी पूजा करते थे, वहां पे आप नहीं कर सकते, बेच सकते हैं। इसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन, ग्राम सभा इंश्योर प्रोटेक्ट ऑफ ट्राइबल कल्चर, सेफ गार्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और कस्टमरी डिस्प्यूट रिड्यूसर, हर चीज का यहाँ पे क्या होगा, उसके कल्चर जो मैंने बताया, उनके अलग कल्चर होते हैं, कभी दिन में शादी होती है, रात में शादी होती है, लड़की लड़के के यहाँ जाती है, लड़का लड़की के यहाँ जाता है, लड़की जाके कभी ससुर के साथ रहती है, कभी लड़का जाके सास के साथ रहता है, और शादी के पहले 14 दिन तक, 15 दिन तक ससुर के साथ लड़की रहेगी। तो ये सब जो इनके कस्टमरी होते हैं, तो इनकी बारे में बात कर रहा है। अब हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट एफआरए 2006, ठीक है, इसमें इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था? जो आपका पैसा आया उसमें जो चीजें रह गई तो उसको अलाइन करने के लिए हमने और डिटेल में इसकी बात की है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। ईयर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पज ऑफ द एक्ट, रिकॉग्नाइज हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस्ड बाय फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी, जो फॉरेस्ट जंगल में खाना बलोच की तरह घूमती है, उनके आपका हिस्टोरिकल उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो क्यों घूम रहे हैं, उनको कहीं से भगाया गया है, कहीं से उनका माइग्रेशन हुआ है, तो उनके बारे में जो भी वो हुआ है, क्यों वो इधर उधर भटक रहे हैं, क्यों एक जगह पर रह नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में बात करेगा। गिव्स लीगल राइट टू द फॉरेस्ट एंड रिसोर्स टू दोज हु लिव्ड इन फॉरेस्ट बिफोर 13 दिसंबर 2005 से जो लोग रह रहे हैं वो उस एरिया पे, उनको घर बनाने के लिए, उनको वहां पे अपना व्यापार करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए राइट दिए जाएंगे। कम्युनिटी कौन कौन सी कवर की जाएंगी इनमें? फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, एफडी एसटी जो होते हैं या एसटी जो होते हैं, जो उस फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं, जिसमें आपके फॉरेस्ट एरिया में 75 साल 2005 से 75 साल पहले से जो लोग रह रहे हैं। डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड, जो उस पर 75 साल तक इस पे डिपेंडेंट है, अपने फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उसके अलावा कोई काम उनको नहीं आता है, तो उनके बचाने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया था। टाइप्स ऑफ राइट्स में क्या? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट एक्ट, आपका खुद का एक बंदे का अधिकार, राइट ओवर लैंड ऑफ हैबिटेशन एंड कल्टीवेशन, जहां पे वो रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका राइट दिया जाएगा, उनके नाम पे वो जमीन कर दी जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम 4 हेक्टेयर फर्म में, ऐसा भी नहीं है कि वो 40 एकड़ में कर रहे थे तो दे दिया तो दूसरे के लिए बचा नहीं, तो 4-4 एकड़ कर 4-4 हेक्टेयर करके उनको दे दी जाएगी। ओनली फॉर लैंड अंडर ऑक्यूपेशन ऑन बिफोर 13 दिसंबर 2005, 13 दिसंबर 2005 से पहले ही जो लोग ऑक्यूपेशन कर रहे थे, क्योंकि 2006 लाया गया तो उसका पहले बिल बना होगा, फिर एक्ट आया होगा, तो बिल जो है इस टाइम पे बना होगा, इस टाइम पे उसका सर्वे हुआ होगा, तो उस टाइम के पहले जो रह रहे थे उनको दिया जाएगा। लैंड कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड, पहली बात तो जैसे कि बताया था, किसी भी आप नॉन ट्राइब को नहीं बेच सकते, उसका गलत फायदा उठा लेगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट,
ठीक है, एक तो पहले इंडिविजुअल फर्स्ट राइट की बात की, हम कम्युनिटी जो परिवार रह रहा है, एक टाइप के लोग रह रहे हैं, सपोज वहाँ पे एक टाइप के कोई लोग रह रहे हैं जो बांस की डलिया बनाते हैं, तो उनका कम्युनिटी हो गया, उनके फॉरेस्ट राइट की बात करेंगे। तो राइट टू यूज एंड कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो आपका शहद हो गया, गोंद हो गया, ठीक है, तेज पत्ता हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, ये सब कलेक्ट करने के लिए। ग्रेजिंग एरिया, जो आपको गाय भैंस जो पाले उनका एरिया जो होगा। वाटर बॉडी, पानी पीने के लिए, तालाब में सिंचाई के लिए जो भी है, उनके ऊपर उनको राइट दिया गया। ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्सेज जो उनके होते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर उनका राइट। मोस्ट पावरफुल राइट है ग्राम सभा गेट ऑनरशिप ओवर, जैसे बता दिया, ग्राम सभा के वो सबसे ज्यादा पावर इसमें दिया गया। और इसमें जो ग्राम सभा की डेफिनेशन है वो थोड़ा सा जो ग्राम पंचायत है उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ एनसी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338 में, ठीक है। ये आपका यूनिट 10 में था पहले, अभी जो चेंज कर दिया गया, पहले जो था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हुआ करता था। इसमें टोटल मेंबर आपको याद रखने हैं 5, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आप बहुत बेसिक पढ़ के नहीं जा सकते एमपीपीएससी में, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो सब एमपीपीएससी क्लियर कर लेते, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं पूरी चीज आपको कवर कर रहा हूं, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल मेंबर इसमें रहेंगे क्या आपके 5, ठीक है। द कमीशन कंसिस्ट, किस किस से कमीशन बनेगा, चेयरमैन एक रहेंगे, एक वाइस चेयरमैन रहेंगे, 3 मेंबर 3 अदर मेंबर रहेंगे, जिसमें से 2 मेंबर जो रहेंगे वो मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन होता है एसटी के, 3 मेंबर्स में से 2 एसटी रहेंगे। एटलीस्ट 1 मेंबर जो होगी वो वुमेन रहेगी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स लिख भी दिया है। अपॉइंटमेंट जो होगा, ऑल मेंबर अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वीवीएमआई लिख दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसमें 5 मेंबर होते हैं, पहली बात तो, ठीक है, 5 मेंबर होते हैं, और जिसमें एक तो चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, और 3 मेंबर जो होंगे, 3 एक 4 एक 5 हो गए, उन 3 में से 2 मैंडेटरी मेंबर जो होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन एसटी कमीशन से, और एक जो होगा वो महिला होगी, ठीक है। इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर, ये गवर्नर मतलब आगे चला जाएगा, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर नहीं है, ठीक है। स्टेट कमीशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। चलिए इसका टेन्योर की बात करें कि यूजुअली 3 साल फिक्स नहीं किया गया, हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मेंबर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको हटा सकता है, जब चाहे कर सकता है। सैलरी अलाउंस एंड सर्विस कंडीशन जो आपका प्रेसिडेंट, हर चीज जो इसमें डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। एलिजिबिलिटी, कन्वेंशनली चेयरमैन इज द एसटी कमेटी का होना चाहिए, ऑब्वियसली एसटी कमेटी के बारे में बात कर रहा है, एसटी के बारे में सोच रहा है, तो चेयरमैन नॉर्मली जो होना चाहिए वो एसटी कमीशन का होना चाहिए, बट नॉट मैंडेट है। मेंबर शुड हैव नॉलेज ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर, या तो कोई आईएएस हो सकता है या कोई कुछ हो सकता है जिसने इसके पे काम किया हो, उनका ट्राइबल कैसे काम करते हैं, उनका कस्टम्स क्या है, उनको कैसे मैनेजमेंट किया है, उसके बारे में बात करें। इंडिपेंडेंट, एनसीएसटी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना ऐसा नहीं किया सकता कि इनका 3 साल से 5 साल कर दिया गया, हटा दिया गया, सब जनरल अनरिजर्व के ला दिया गया, तो इनका कैसे प्रोटेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे जाने से पहले, ठीक है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब इंपॉर्टेंट कमिटी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, जिसमें आपका लोकूर कमिटी 1965 में आई, जो अपॉइंटेड टू डिफाइन क्राइटेरिया एससी एसटी कैसे हम मानेंगे, किसी को हम एससी एसटी कैसे मानेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले लोकूर कमेटी आप लेट डाउन द 5 क्राइटेरिया, जिसमें आप प्रिमिटिव ट्रेड्स, मतलब आप पिछड़े होने चाहिए, पिछड़े मतलब आप अभी समाज की सोसाइटी जैसा नहीं होना चाहिए, आप किसी न किसी वजह से पिछड़े होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कल्चर, आपका कल्चर एकदम अलग होना चाहिए, आपके पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक है, या आप सिर्फ तालाब में ही नहा सकते हैं, बाहर नहाते ही नहीं है, ठीक है, कहीं और नहाते नहीं है, झरने में ही नहाते हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन, आप समाज के साथ जुड़े नहीं होने, सोसाइटी, आप एक एरिया पर रह रहे हैं जो बहुत दूर है। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, आप किसी के कॉन्टैक्ट में आना नहीं चाहते हैं, आप डरते हैं या लोग आपसे डरते हैं, आप शर्माते हैं, आपको खतरा महसूस होता है। बैकवर्डनेस, आप इससे पीछे हो गए, बेसिक फॉर प्रेजेंट डे एसटी लिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो आपके आज जिस बेस पे एसटी को लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, ये 5 चीजें हैं जो लोकूर कमेटी ने लाई थी कि किस वजह से आप किसी को ट्राइब्स मानेंगे, वो आज भी फॉलो हो रहा है जो आपका एसटी बनता है। इसका ढेबर कमेटी एक आई, फर्स्ट कमीशन ऑन शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। पहला कमीशन कौन सा था, 1960-1962, ढेबर, याद रखिएगा, ठीक है, ढेबर कमीशन, ढेबर कमीशन जो था पहला कमीशन था जो आपका आया था। इसमें शेड्यूल है, जिसने जो आपका किस लिए पढ़ाई की थी, ट्राइबल लिविंग एरिया कंडीशन के बारे में, लैंड एलिनेशन, जो अलग से लैंड है उनके बारे में,
एक्सप्लॉयटेशन, उनका क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं या जो फॉरेस्ट ऑफिसर उनके ऊपर एट्रोसिटी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। रिकमेंडेड क्या किया था, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक बनाए जाए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लैंड लॉस बनाया जाए, उनका जमीन कोई ना छीन ले, स्पेशल फोकस ऑन पीवीटीजी देन कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइब्स, जो आप 75 मैंने बताए हैं, एमपी में 3 हैं, जैसे कि मैंने बताया जिसका बैग भारी हो और जिसको सहारे लेके जरूरत हो, बैगा भारी सहारिया, वो एमपी में पीवीटीजी में आते हैं। पूरे एमपी में 75 है। लेड फाउंडेशन फॉर द लेटर स्टेप टू पेसा, जो पेसा बना ना 96 में उसका, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है। मैंने क्या बताया मैंने आपको कि आजकल जो एसटी कमीशन है उसमें जो लिस्ट बनाई जाती है किस बेस पे, वो लोकुर कमेटी के बेस पे, पेसा ढेबर कमेटी के, ढेबर कमीशन के द्वारा। अब इसके बाद भूरिया कमेटी सबसे नई आई थी, जो दिलीप सिंह भूरिया थे। रिकमेंडेड एक्सटेंशन ऑफ द पंचायती राज जो शेड्यूल एरिया में, इट्स रिकमेंडेड लेड टू पेसा एक्ट 96 स्ट्रांगली एम्फसाइज ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस एंड ग्राम सभा। सोचिए 1960-62 में इन्होंने रिकमेंड कर दिया था, लेकिन पेसा आया नहीं था। उसके बाद भूरिया कमेटी वो थी जिसने क्या बोल दिया कि ग्राम सभा को आप पावर दीजिए और पेसा को आप क्या है स्ट्रांग से आप बनाइए, एक्ट को लाइए। तो भूरिया कमेटी की वजह से एक्ट आया था, लेकिन उसका बेसिक जो फाउंडेशन स्टोन जो बोलते हैं, नींव का पत्थर जो रखा था वो ढेबर कमीशन ने रखा था। चलिए आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखिएगा आप लोग। फिर आए जगजा कमेटी 2013 में, मॉडर्न ट्राइबल कमेटी जो कहते हैं, फर्स्ट मॉडर्न ट्राइबल कमेटी कौन सी थी, तो जैगजा कमेटी थी। प्रोफेसर वर्गिनिस जैगजा जो थे उनके नाम पे थी, सारा नेम है जैगजा। नॉर्मली जो ट्राइब्स होते हैं उनका कुछ नेम ऐसे ही होता है। मैंडेटेड फॉर रिव्यू ट्राइबल वेलफेयर स्कीम लाई, FRA 2006 इंप्लीमेंटेशन, पेसा डिस्प्लेसमेंट लैंड, जो काम हुआ था अभी तक, जो भी अभी तक काम हुआ था उसकी जो रिपोर्ट थी, रिव्यू थी, वो किसने किया, जैगजा ने किया। 2006 में आपका जो आया था ये FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, और पेसा एक्ट 1996 में आया। तो उसकी जो कमेटी की वो की गई, उसकी जो जांच की गई वो जैगजा ने की। ठीक है, जैगजा कैलकुलेशन एक्स याद रखिएगा, कैलकुलेटर एक्स से कैलकुलेट हम याद करते हैं ना, तो उसके एक्सरे मान लीजिए आप, एक्सरे किसने किया, जैगजा ने किया। तो आपको याद रहेगा इस तरह से। उसके बाद एल्विन कमेटी 1950 सबसे पहली, जो ट्राइबल फिलॉसफी के बाद, वरियर एल्विन का नाम आपने बहुत सुना होगा, पहले भी बहुत सुना है पुरानी वीडियो में, इनको याद कर लीजिए। इन्होंने ट्राइब्स के बारे में बहुत बात की है, पहले इंसान थे जिन्होंने सबके ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी। इन्होंने ट्राइबल पंचशील की बात की, मिनिमल इंटरफेरेंस की बात की, कल्चर प्रिजर्वेशन जो मैंने बताया आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, दोनों वीडियो में, कि एल्विन नहीं की थी। तो ट्राइबल पंचशील के जो एडवोकेसी किसने की थी 1950 में, इन्होंने एल्विन नहीं की थी। एल्विन जिनका नाम है वरियर एल्विन। ठीक है, चलिए आगे। पेसा इन एमपी, अगर पेसा की बात करें एमपी में, तो पेसा एक जो है देखिए पेसा 1996 में स्टेट में आ गया, लेकिन एमपी में कब आया, 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 को क्यों आया, चलिए आप बताइए, नहीं ध्यान आएगा वो 15 नवंबर 2022 को आया। 15 नवंबर को एक जो ट्राइब है जिनका नाम है बिरसा मुंडा, उनका जन्मदिन होता है। ठीक है, तो 15 नवंबर को एक दिवस भी मनाया जाता है एमपी में। आप बताइएगा उस दिवस का क्या नाम है, छुट्टी भी रहती है, उस दिवस का नाम बताइएगा। और किस बिरसा मुंडा जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे, कौन से ईयर में उन्होंने एक रिवॉल्ट चलाया था, ये सब बताइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ड्यूरिंग ए ट्राइबल गैदरिंग, आपका जनजातीय संग्रह शहडोल से इन्होंने 2022 में जो है स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू द एमपी प्लानिंग कमीशन, एमपी गवर्नमेंट है इशूड इम्प्लीमेंटर्स, पेसा के लिए एमपी की जो प्लानिंग कमीशन थी उसने गाइडलाइन इशू की थी। द एमपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सेट अप स्पेशल मॉनिटरिंग सेल अंडर द ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट टू ओवरसी पेसा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने एक बनाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान थे उस टाइम। पेसा वुड हेल्प करो कंजर्वेशन ऑफ द मैरिज डन विद द अल्टीरियर मोटिव ऑफ लैंड एक्विजिशन। तो पेसा में उन्होंने क्या बोला कि कई अभी क्या स्टार्ट हो गया था ना सिस्टम में कि लोग ट्राइब से शादी कर लेते थे, ट्राइब से शादी करके उनकी जमीन को हड़प लेते थे, तो उसको भी बचाने के लिए पेसा में बात की गई थी। तो उन्होंने बोला कि हम अभी हमने पेसा ले आए हैं अपने एमपी में, तो अब कम से कम उन लोगों को बचाया जाएगा जो अब शादी के लिए कन्वर्जन ऑफ मैरिज करते थे, किस लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए। ठीक है, जमीन को हथियाने के लिए करते हैं, तो वो भी रोक लिया जाएगा। ऑल्सो एट द पार्ट ऑफ अबाउट 89 ट्राइबल ब्लॉक, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है डेटा। 89 ट्राइबल ब्लॉक एमपी में, मध्य प्रदेश में, जिनमें आपकी किसके बारे में बात की, पेसा के बारे में बात की गई। 15 नवंबर 2022 बिरसा मुंडा का जन्म है। कमेंट में बताएंगे किसके बिरसा मुंडा कौन थे, कहां से बिलोंग करते थे, कौन सी ट्राइब से थे, और कब इन्होंने रिवोल्ट किया था। उसके बाद ही पूरी सरकार हिल गई थी। चलिए आगे बढ़े। ट्राइफेड, ट्राइफेड नेशनल एपेक्स बॉडी फॉर आपका ट्राइबल लाइवलीहुड है। क्या है, नेशनल एपेक्स बॉडी फॉर द ट्राइब्स ऑफ लाइवलीहुड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग।
ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव प्रोसेस का सही से चल नहीं रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म एक बार ट्राइफेड क्या कर लिया, नेशनल एपेक्स बॉडी फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड है। ठीक है, जो उनका जो रहन सहन है उसको कैसे सुधारा जाए उसके लिए एपेक्स बॉडी बनाई गई। ट्राइफेड क्या प्रमोट करता है, ट्रेड ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट। जो लोग चीजें बनाते हैं ना, बांस से आपने चीजें बनाते देखी होंगी, पेड़ की छाल से बनाते देखी होगी, ठीक है, और गूंद से बनाती देखी होगी, लाख से बनाती देखी होगी, बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो उनको कैसे बेचा जाए, उनको कैसे प्रमोट किया जाए इंडिया में और बाहर फॉरेन में। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो आपका जैसे हनी हो गया, ऑर्गेनिक हनी है, उसको कैसे प्रमोट किया, उसके बाद ट्राइफेड आया। इंश्योर फेयर प्राइस फॉर ट्राइबल ग्रेडर, उनको सही रेट मिला जाए उसके बारे में बात करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करता है। ठीक है, 90+ जो आपकी फसलें हैं, फॉर्म प्रोडक्ट्स हैं जो, उसके बारे में बात करता है कि आपका उनको सही रेट मिलेगा। प्रोटेक्ट ट्राइबल गैदरिंग फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। वन धन योजना एक लाई गई, वन धन योजना लाई थी, इसमें वन धन विकास केंद्र बनाया गया जो आपका वैल्यू एडिशन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब जैसे आपका हनी आया, अब हनी को किस तरह से बेचा जाए। जैसे सपोज उन्होंने हनी तोड़ के लाया, वो बाल्टी में तोड़ के लाया, बाल्टी में तो बेच नहीं सकते हैं, तो उसको कैसे बॉटल में पैक किया जाए, उसकी पैकिंग की जाए, उसमें कहाँ से अप्रूवल लेके उसकी उसके रेट को बढ़ाया जाए, प्राइस ऐड किया जाए, उसके बारे में बात की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपना काम खुद करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको माइक्रो एंटरप्राइज, उनको बिजनेस दिया जाए। ठीक है, ओवर 3000 VDV के फंक्शन अक्रॉस, अभी करीब 3000 से ज्यादा जो है बंधन विकास केंद्र काम कर रहे हैं। ट्राइब्स इंडिया रिटेल ई कॉमर्स, ट्राइब्स को कैसे सामान जो है वो कैसे बेचा जाए, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कैसे सामान बेचा जाए। टेक एंड स्किल, ट्रेनिंग इन ग्रेडिंग, स्टोरेज, प्रोडक्ट, पैकिंग एंड बिजनेस, जो सामान जैसे वो आपके बांस के सामान बना रहे हैं, बैम्बू की चीजें बना रहे हैं, लाख के सामान बना रहे हैं, तो उनको मशीन की वजह से किस तरह बनाया जाए जिससे कि कम समय में वो ज्यादा चीजों को बना के अपना जीवन यापन कर सके। तो इस तरह से आप, मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी हम बात करें कि ट्राइफेड से स्कीम, जैसे बंधन योजना जो मैं बताई मैंने कि वैल्यू एडिशन के लिए लाया गया था, कि कैसे वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है बंधन योजना के हिसाब से एमपी, जिसमें आपकी चीजों को कलेक्ट किया जाता है, उनको पैकिंग करके और बेचा जाता है, इससे अच्छा पैसा मिलता है। एमएसपी लाया गया, 90 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एमएफपी पे। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन लाया गया, इसमें आपका जो आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड इंटरप्राइज है उसको ट्राइफेड की मदद से कैसे आपका कन्वर्ज किया जाए, बेचा जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए, मार्केटिंग सपोर्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, MSEM जो बोलते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट एंड एक्सटेंसिव स्कीम है, उनको एग्जीबिट कैसे किया, उनका मेला लगाया जाएगा, उनको बेचने के लिए बड़े बड़े ट्रेड फेयर लगाए जाते हैं, ब्रांडिंग सपोर्ट की जाती है, ये सब बातें जो हैं ट्राइफेड में की जाती है। इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपकी करने को तैयार है। थैंक यू सो मच।